जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं फार्म मैनेजमेंट के अंदर एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है फार्म कॉस्ट, जिसको हम हिंदी के अंदर प्रक्षेत्र लागत के नाम से भी जानते हैं। यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर सीधे सीधे एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप भी अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठेगा, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा और इसे अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो फार्म कॉस्ट होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अल्टीमेटली कॉस्ट का अर्थ तो हम सभी जानते हैं, कॉस्ट का अर्थ होता है लागत, लेकिन इसके सामने एक नया शब्द जुड़ गया है फार्म। तो फार्म पर जो फार्म कॉस्ट होती है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो सबसे पहले हम समझते हैं। तो फार्म कॉस्ट का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों कि फार्म पर अल्टीमेटली कोई भी फार्म होता है उस पर हम क्या प्राप्त करते हैं, कोई ना कोई उत्पादन प्राप्त करते हैं। फार्म पर अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, कोई ना कोई उत्पादन प्राप्त करते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्शन प्राप्त करते हैं। तो ये फार्म कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात करें एग्रीकल्चर फार्म अलग होते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर कृषि कार्य किए जाते हैं। इसी प्रकार इंडस्ट्री फार्म अलग होते हैं, ठीक है ना। कोई भी इक्विपमेंट वाले फार्म अलग होते हैं। तो फार्म कई सारे होते हैं। तो उन फार्म पर अल्टीमेटली हमें कोई ना कोई प्रोडक्शन प्राप्त होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा फार्म कॉस्ट का। तो फार्म कॉस्ट का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा तो उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो भी लागत लगाई जाती है, किसी भी प्रोडक्शन को प्राप्त करने के लिए जो भी लागत लगाते हैं, जो भी कॉस्ट आती है, लागत लगाते हैं, उस लागत को हम किस नाम से जानते हैं, उस लागत को हम फार्म कॉस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फार्म कॉस्ट के नाम से उसको जानते हैं। तो फार्म कॉस्ट की परिभाषा क्या हो जाएगी या फिर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी भी फार्म पर उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो भी लागत लगाई जाती हैं, जो भी पूंजी लगाई जाती हैं, जो भी उसके अंदर निवेश किया जाता है, उस लागत को क्या कहा जाता है, उस लागत को फार्म कॉस्ट या फिर प्रक्षेत्र लागत के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है ना। अब जब भी हम किसी भी फार्म को ऊपर उत्पादन प्राप्त करते हैं, फार्म से जो हम उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके दौरान फार्म के उत्पादन के आधार पर तीन तरह की लागत आती है। तीन तरह की लागत आती हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। जब भी हमने फार्म पर कॉस्ट लगाए हैं उत्पादन प्राप्त करने के लिए, तो इसके दौरान तीन तरह की लागत बनती है। पहली लागत आती है इसके अंदर प्री कॉस्ट। कौन सी लागत आती है, प्री कॉस्ट। दूसरी लागत आती है मिड कॉस्ट, और नंबर तीसरी आ जाएगी हार्वेस्ट कॉस्ट, ठीक है ना। तो ये तीन प्रकार की लागत आती है। अब ये तीनों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो समझ लीजिए। प्री कॉस्ट क्या होता है, तो जब भी हम कोई भी नया फार्म स्थापित करते हैं तो उस फार्म को स्थापित करने से पहले जो भी आवश्यक सामग्री होती है उन सामग्री को कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, निवेश की आवश्यकता होती है। तो फार्म को स्थापित करने से पहले उसकी जो भी तैयारी की जाती है और उन तैयारियों के लिए जो भी लागत आती है उस लागत को हम प्री कॉस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करते हैं कृषि कार्य की बात कर लेते हैं। तो हमें गेहूं की खेती करनी है, तो गेहूं की खेती करने के लिए हमें गेहूं का बीज चाहिए होगा, उर्वरक चाहिए होगा, हमें पहले से भूमि देखनी होगी। इसी के साथ में हमें सिंचाई की वहाँ पर व्यवस्था है या नहीं है वो देखना होगा, मशीनरी इक्विपमेंट हमारे पास में है या नहीं है वो सारी हमें देखना होगा। तो उसके लिए जो भी लागत आएगी वो कौन सी लागत हो जाएगी, प्री कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और मिड कॉस्ट क्या होता है, तो मिड कॉस्ट का शाब्दिक अर्थ होता है कि हमने फार्म स्थापित कर दिया है, उसके अंदर हम प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए मशीनरी हम लगा चुके हैं। अगर हम एग्रीकल्चर फार्म की बात करें तो उसके अंदर हमने गेहूं की खेती करना स्टार्ट कर दिया। अब उस खेती को हमें सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए जो भी लागत आती है वो कौन सी हो जाएगी, मिड कॉस्ट। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमने गेहूं की फसल लगा रखी है तो उसके लिए हमें बीच बीच में कई सारे इंसेक्ट लग जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम कीटनाशी का छिड़काव करते हैं, खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं, ठीक है, सिंचाई करते हैं, और साथ ही साथ में हम कई सारे लेबर का भी उपयोग करते हैं। तो उनको जो कॉस्ट आएगी उनको पे करने के लिए वो कौन सी कॉस्ट होगी, मिड कॉस्ट होगी, ठीक है ना। हार्वेस्ट कॉस्ट क्या होती है, तो हमारे पास में जो भी उत्पाद है वो बनकर तैयार हो गया, अब उसको हमें फसल से निकालना है या फिर इंडस्ट्री से निकालना है और कंज्यूमर तक पहुंचाना है। तो उसके लिए जो भी लागत आएगी वो कौन सी लागत हो जाएगी, हार्वेस्ट कॉस्ट हो जाएगी। तो ये उत्पादन से संबंधित तीन नए कॉस्ट होते हैं, प्री कॉस्ट, मिड कॉस्ट और हार्वेस्ट कॉस्ट। ये उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जो फार्म कॉस्ट होता है उसका क्लासिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। फार्म कॉस्ट के क्लासिफिकेशन से सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इतना उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं फार्म कॉस्ट के अंदर इसका वर्गीकरण, ठीक है ना। फार्म कॉस्ट का क्लासिफिकेशन, फार्म कॉस्ट का
क्लासिफिकेशन, तो फार्म कॉस्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग आधार पर अलग अलग किया गया है, ठीक है ना। फार्म कॉस्ट का जो क्लासिफिकेशन होता है वो अलग अलग आधार पर किया गया है। उनमें से हम 3 जो मुख्य होते हैं परीक्षा की दृष्टि से उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो जो पहला जो प्रकार आता है क्लासिफिकेशन के अंदर फार्म कॉस्ट का, वो आता है बेस्ड ऑन वेरिएबल। किसके बेस आधार पर हो जाएगा? बेस्ड ऑन वेरिएबल, ठीक है ना, बेस्ड ऑन वेरिएबल। तो इसके आधार पर जो लागत आती है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो आता है हमारे फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरा जो आता है हमारे वो आता है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। इनके अलग अलग नाम भी होते हैं, वो जब इनके बारे में हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। नंबर बी की बात करें तो नंबर बी पर आ जाता है हमारे बेस्ड ऑन पेयर्स, यानी कि जो भी लागत लग रही है उसको कौन पे कर रहा है उसके आधार पर। तो बेस्ड ऑन पेयर के आधार पर 2 प्रकार की हो जाएगी फिर से। एक तो हो जाएगा प्राइवेट और दूसरा हो जाएगा सोशल। प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। और नंबर सी की बात करें तो नंबर सी पर हो जाएगा हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और दूसरा हो जाएगा इसके अंदर एक्चुअल कॉस्ट। तो ये 3 प्रकार का कॉस्ट होता है जो फार्म कॉस्ट का वर्गीकरण किया गया है। इन तीनों के बारे में हमको विस्तार से पढ़ना है कि इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें याद रखनी है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है हमारे बेस्ड ऑन वेरिएबल, जिसको हम हिंदी के अंदर परिवर्तनशीलता के आधार पर लागत जो होती है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। और इन तीनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉस्ट आती है वो कौन सी आती है? फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आती है। तो इनके बारे में हमको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको भी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहला बेस्ड ऑन वेरिएबल के आधार पर जो होती है लागत जो होती है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर फर्स्ट आती है यहां पर हमारे कौन सी? फिक्स्ड कॉस्ट। इनका हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हमारा अंतर भी साथ साथ में कंप्लीट हो जाएगा और आपको भी दोनों चीज तुलनात्मक रूप से अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी इधर हो जाएगी यहां पर हमारे वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम परिवर्तनशील लागत के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके उपनाम की। इनके कई सारे उपनाम होते हैं, सीधे सीधे एग्जाम के अंदर वो उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो जो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है इसको हम ओवर हेड कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको हम ओवर हेड कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट को हम संक कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट के कितने 4 नाम होते हैं। पहला हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा हो जाएगा ओवरहेड, तीसरा हो जाएगा संक और चौथा हो जाएगा सप्लीमेंट्री कॉस्ट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। और जो वेरिएबल कॉस्ट होता है इसका एक और अन्य नाम होता है जिसको हम प्राइम कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको प्राइम कॉस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसका हिंदी वर्जन, यानी कि हिंदी में इसको किस नाम से जाना जाता है। हिंदी में फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है इसको हम स्थिर लागत या फिर इसको हम किस नाम से जानते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट को हम स्थिर लागत या फिर अचल लागत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो होती है इसको हम अस्थिर लागत या फिर इसको हम चल लागत के नाम से भी जानते हैं। चल का अर्थ होता है जो गतिमान होता है, ठीक है, और अचल का अर्थ होता है एक जगह स्थिर यानी कि रुकी हुई जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम उसको हम अचल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका हिंदी नाम होता है। अब हम देखते हैं इनकी परिभाषा, देखते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट की क्या परिभाषा होती है और वेरिएबल कॉस्ट की क्या परिभाषा होती है, ठीक है ना। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है इसकी परिभाषा हो जाएगी, ये हमेशा क्या रहती है? ये हमेशा स्थायी रहती है। ये हमेशा क्या रहती है? स्थायी रहती है, यानी कि ना ही ये समय के साथ में बदलती है और ना ही ये हमारे फार्म के आधार पर बदलती है। ऐसी लागत जो हमेशा स्थायी रहती है, कभी बदलती नहीं है, उसे हम
स्थिर लागत या फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करते हैं, जो भी हमारी भूमि होती है, भूमि हमेशा एक स्थायी रहती है। अगर मान लेते हैं हम कोई नई भूमि खरीदते भी हैं तो वो हमारे लिए तो नहीं होगी, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो एरिया है वो फिक्स रहता है, वो उसको ना ही हम बढ़ा सकते हैं और ना ही हम घटा सकते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं हमारे पास में 2 हेक्टेयर भूमि है, तो वो हमारे पास में 2 हेक्टेयर ही भूमि रहेगी। अब उसको हम उसका ज़्यादा हम एक्सपेंशन नहीं कर सकते, उसको ज़्यादा विस्तार नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसी भूमि को हम किस नाम से जानते हैं, जो फिक्स रहती है उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में और हम बात कर लेते हैं, एक तो हो गया हमारा लैंड हो गया, जो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है। इसी प्रकार जो भी हमारे फार्म है, उस फार्म पर जो भी हमारे मशीनरी इक्विपमेंट होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उनको हम परचेज करने के लिए एक बार में उनको परचेज कर लेते हैं, उसके बाद में उसको जो उपयोग होता है वो कई वर्षों तक चलता रहता है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम बात करें सिंचाई के जो भी साधन होते हैं वो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। इसी के साथ में हम बात करें जो भी हमारा फैमिली लेबर होता है, वो फैमिली लेबर को भी किसके अंदर कंसिडर किया जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, हमारे फिक्स्ड कॉस्ट के हो जाएंगे। तो जो हमेशा स्थायी रहता है, जो समय व याद रखिएगा समय प्लस फार्म के अनुरूप नहीं बदलता है, समय के साथ में नहीं बदलता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट या फिर स्थायी लागत के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट यदि हम बात करें तो इसके उदाहरण याद रखना है, इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उदाहरण मैंने अभी आपको जो भी बताया वो सारे हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा हमारे फार्म हो जाएगा, यानी कि जो हमारा लैंड है, यहाँ पर हमारा लैंड हो जाएगा, भूमि हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे मशीनरी हो जाएगी, सारी की सारी मशीनरी हो जाएगी। सिंचाई के साधन हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सिंचाई के जो भी साधन होते हैं, सिंचाई के साधन क्या हो जाएगा, हमारे फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर इसको हम कंसीडर करेंगे। इसी के साथ साथ में हम पारिवारिक श्रमिक जो होता है, पारिवारिक श्रम जो होता है उसको हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर उनको गिना जाता है। तो ये याद रखिएगा। और इसी के अलावा हम बात करते हैं जो भी हमारा फार्म है, फार्म पर बना हुआ जो भी भवन है वो भी हमारे फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आएगा। फार्म के जो भी है, हम फार्म है उसके चारों तरफ जो भी हमारा 4 दीवारी बनी हुई है वो सभी किसके अंदर, फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर उनको कंसिडर किया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट यदि हम बात करें, अब आ जाएगा यहाँ पर एक नोट याद रखना, ये नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोट की बात करें, जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है ये हमेशा याद रखिएगा, जो भी हमारा उत्पादन होता है, जो हमारा फार्म से अल्टीमेटली हमें कोई ना कोई प्रोडक्शन प्राप्त होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में होता है, तो याद रखिएगा उत्पादन के बढ़ने व घटने, उत्पादन के बढ़ने व घटने पर जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है, फिक्स्ड कॉस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये याद रखिएगा नोट, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है ये लाइन, तो याद रखिएगा जो फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है उसके ऊपर यदि हम बात कर रहे हैं, उससे हम उत्पादन ले रहे हैं, तो उत्पादन के अगर उत्पादन घट रहा है या बढ़ रहा है, फिर उसके बाद में जो हमारा फिक्स्ड जो कॉस्ट होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करते हैं, जो हमारी भूमि है, भूमि हमारे पास में फिक्स 2 हेक्टेयर है, तो 2 हेक्टेयर है, तो 2 हेक्टेयर भूमि के अंदर हमने सारा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। अब उसके अंदर उत्पादन अगर हमें कम प्राप्त हो रहा है तो भी उसकी जो भी लागत रहेगी, जो हमारी कॉस्ट थी वो फिक्स रहेगी, और अगर उत्पादन बढ़ रहा है तो भी हमारी जो प्री कॉस्ट जो रहेगी वो सेम रहेगी। तो इसका उत्पादन घटने व बढ़ने पर जो हमारी स्थिर लागत होती है उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उत्पादन का, ये याद रखिएगा। तो इसी के साथ में हमारा जो पहला जो लागत आती है फिक्स्ड कॉस्ट, वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। दूसरी जो लागत आती है वो कौन सी आती है, वेरिएबल या फिर प्राइम, जिसको हम हिंदी के अंदर वेरिएबल को किस नाम से जानते हैं, चल, और प्राइम जो होता है इसको हम अस्थिर के नाम से जानते हैं, अस्थिर लागत, ठीक है ना। चल या फिर अस्थिर लागत के नाम से इसको जानते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी ऐसी लागत जो क्या होती है, समय या जो भी फार्म होता है फार्म के अनुरूप बदलती रहती है, फार्म के अनुरूप
बदलती रहती हैं, ऐसी लागत को किस नाम से जानते हैं? ऐसी लागत को हम प्राइम कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो समय के अनुरूप और फार्म के अनुरूप कैसे बदलती रहती है हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लेते हैं जो भी हमने फार्म लगा रखा है, एक मान लेते हैं हमारे पास में भूमि का टुकड़ा है और उस भूमि के टुकड़े के ऊपर हमने एक तरफ तो कृषि कार्य कर रहे हैं और एक तरफ हम मुर्गी पालन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब मुर्गी पालन के लिए और जो हम कृषि कार्य कर रहे हैं उसके लिए हमें अलग अलग लागत की आवश्यकता होगी, अलग अलग हमें श्रमिक की आवश्यकता होगी। मुर्गी पालन के लिए हमें वेल ट्रेंड जो भी हमारे लेबर होंगे उसकी आवश्यकता होगी, मशीनरी की अच्छी आवश्यकता होगी, वहाँ पर लाइट के जो इक्विपमेंट होंगे वो हमें मुर्गी पालन के लिए अच्छे चाहिए होंगे। और तुलना करते हैं हम जो हम फसल ले रहे हैं, फसल के लिए हमें अच्छे लेबर की आवश्यकता नहीं होती है, जो मशीनरी जो होती है वो अगर अच्छी नहीं होगी तो भी हम अच्छे से उत्पादन कर सकते हैं। तो दोनों के जगह हमें अलग अलग तरह के फार्म जो हमने फार्म लगा रखा है, अलग अलग तरह के मुर्गी पालन और एक तरफ हम कृषि कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें अलग अलग तरह की लागत की आवश्यकता होती है। तो वो समय के अनुरूप और फार्म के अनुरूप बदलती रहती है। तो ऐसी लागत जो फार्म व समय के अनुरूप बदलती रहती है उस लागत को किस नाम से जानते हैं हम? प्राइम कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे। उदाहरण की बात करते हैं यहाँ पर साथियों। तो उदाहरण हो जाएगा हमारे, तो जैसे हम बात करें सीड हो गया हमारे, ठीक है, सीड हो गया। इसी के साथ हम बात करें हमारा उर्वरक हो गया, सीड हो गया, उर्वरक फर्टिलाइजर हो गया, सारे के सारे हमारे रसायन होंगे, सारे के सारे रसायन। यहाँ पर जैसे हम बात करें फंगीसाइड हो गया, हमारे इंसेक्टिसाइड हो गया, हमारे वीडीसाइड हो गया, ठीक है ना, रोडेंटिसाइड हो गया। ये सभी सभी जो रसायन होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? प्राइम कॉस्ट के अंदर इनको कंसिडर किया जाता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं सिंचाई हो गया हमारा, सिंचाई हो गया। ये सब के सब जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? ये सब के सब हमारे प्राइम कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट के अंदर इनको कंसिडर किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं आदि, ठीक है। अब इसी के अंदर हमें एक नोट याद रखना है, जो हमने फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर रखा था उसका हमें उल्टा करना है। क्या हो जाएगा? जो भी हमारे प्रोडक्शन जो हमको मिल रहा है, जो भी हमको प्रोडक्शन मिल रहा है, इस प्रोडक्शन का हमारा जो भी ये जो प्रोडक्शन है ये अगर मान लेते हैं बढ़ रहा है या फिर मान लेते हैं ये घट रहा है, जो भी हमारा प्रोडक्शन है वो अगर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है तो इसका जो प्रभाव है, इसका जो प्रभाव है वो किस पर पड़ेगा? जो हमारी ये लागत होती है वेरिएबल कॉस्ट पर पड़ेगा, कॉस्ट पर पड़ेगा, ठीक है ना। ये नोट याद रखिए। अगर मान लेते हैं उत्पादन बढ़ रहा है या फिर घट रहा है तो उसका जो प्रभाव होगा वो किस पर पड़ेगा? हमारे पास में जो भी वेरिएबल कॉस्ट है उसके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम बात करते हैं जो वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है? तो जो समय के साथ में और फार्म के अनुरूप बदलती रहती है। तो जैसे हम बात करते हैं बीज जो होता है, उर्वरक जो होता है, वो हर फसल के अंदर हमें अलग अलग उसकी रिक्वायरमेंट होती है। गेहूं के अंदर बीज अधिक चाहिए होता है, सरसों के अंदर बीज की आवश्यकता कम होती है। तो अगर उत्पादन बढ़ रहा है तो हमारे जो भी लागत जो लग रही है वो ओबियसली हमको कम अच्छा बेनिफिट होगा, तो लागत हमारे जो लगी है उसका हमें निकाल लेंगे, लागत जो हमें होगी वो निकालेंगे। लेकिन मान लेते उत्पादन अगर कम हो गया तो वो जो लागत लगी है वो हमें हमारी जेब से भरनी पड़ेगी। तो इसी के साथ साथ में जो उसका प्रभाव होगा वो किस पर पड़ेगा? वेरिएबल कॉस्ट पर पड़ेगा। तो इसी के साथ में हमारे जो पहला जो वर्गीकरण होता है फार्म कॉस्ट का बेस्ड ऑन वेरिएबल, उसके आधार पर यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला जो हमारा वर्गीकरण का प्रकार आता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अगला जो हमारे इसके अंदर प्रकार आता है वो कौन सा आता है? तो बी वाला हो जाएगा हमारे इसके अंदर। बी वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेस्ड ऑन पेयर्स, यानी कि जो भी लागत आ रही है उसको कौन पे कर रहा है। तो इसके आधार पर भी जो लागत आती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो आती है प्राइवेट कॉस्ट, जिसको हम निजी लागत के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे यहाँ पर सोशल कॉस्ट, जिसको हम सामाजिक लागत के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या होता है? प्राइवेट कॉस्ट क्या होता है और सोशल कॉस्ट क्या होता है? इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं हम। प्राइवेट कॉस्ट का शाब्दिक अर्थ होता है अगर
जो भी फार्म है वो किसी एक निजी व्यक्ति का है, या फिर जो भी हमारे पास में ज़मीन उपलब्ध है वो ज़मीन अगर किसी मालिक के नाम पर है, या फिर जो भी हमारे पास में ज़मीन है उसका अगर मालिक है और उसी मालिक के द्वारा उस भूमि के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, या फिर उस ज़मीन के अंदर जो उसका मालिक है वो उसमें लागत लगाता है उत्पादन प्राप्त करने के लिए, तो ऐसी लागत को हम प्राइवेट कॉस्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि कहने का सीधा सीधा अर्थ है जो भी ज़मीन है, जो भी फार्म है, वो जिस व्यक्ति के नाम पर है उसी व्यक्ति के द्वारा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है उत्पादन प्राप्त करने के लिए, तो उसे हम प्राइवेट कॉस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और सोशल कॉस्ट क्या होती है, तो मान लेते हैं एक हमारे पास में गांव है और उस गांव की, कई बार आपने सुना होगा जो गांव जो होते हैं, शहर जो होते हैं, गांव या फिर शहरों के अंदर जो भी हमारे धार्मिक स्थल जो होते हैं, कई सारे देवी देवता होते हैं, उन देवी देवताओं के नाम पर भी गांवों के अंदर या फिर शहरों के अंदर ज़मीन निकाल दी जाती है, ठीक है। ज़मीन निकाल दी जाती है और उस ज़मीन पर कोई भी प्रोडक्शन हमें प्राप्त करना है, तो उस प्रोडक्शन को प्राप्त करने के लिए जो भी उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो ऐसी लागत को हम किस नाम से जानते हैं, सोशल कॉस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार की होती है, इनके नाम के आधार पर ही आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने एक उदाहरण देकर आपको समझा दिया, ठीक है ना। तो वो एग्जाम्पल याद रखना, इससे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और सोशल कॉस्ट की यदि हम बात करें तो आपने कई बार सुना भी होगा, जैसे कोई भी गांव है या फिर शहर है तो उसके अंदर जो भी हमारे पीने का जो पानी आता है वो पर्टिकुलर व्यक्तियों के द्वारा नहीं आता है, और अगर मान लेते हैं कोई तालाब है वहाँ से पानी आ रहा है तो उसके पानी को लाने और हमारे घर तक पहुँचाने के लिए जो भी लागत आती है वो पर्टिकुलर गाँवों के लोगों के द्वारा इकट्ठा करके उस पानी को वहाँ तक पहुँचाया जाता है, यानी कि उसका खर्चा एक तरह से उठाया जाता है। तो वो जो लागत आती है उसी लागत को किस नाम से जानते हैं, सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट का शाब्दिक अर्थ होता है जब जो भी लागत लगाई जा रही है किसी भी फार्म पर उत्पादन प्राप्त करने के लिए वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के द्वारा न लगाकर अगर समुदाय के रूप में कई सारे लोगों के द्वारा लगाई जाती है तो उस लागत को हम सोशल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारा दूसरा जो प्रकार होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। सी जो आता है उसकी बात करते हैं। अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेस्ड ऑन, अगला जो प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा बेस्ड ऑन, तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसी के अंदर नंबर सेकंड हो जाएगा हमारे एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है और एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है। हिंदी में इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम अवसर लागत के नाम से जानते हैं और एक्चुअल कॉस्ट को हम वास्तविक लागत के नाम से जानते हैं। अब इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो वो समझ लीजिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए आप एक शब्द याद रखिएगा, इसके लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की परिभाषा क्या हो जाएगी, जब हम बेस्ट अल्टरनेटिव के लिए अगर लागत जो हमारे पास में बेस्ट अल्टरनेटिव है, बेस्ट अल्टरनेटिव को प्राप्त करना है हमको, जब हमको बेस्ट अल्टरनेटिव प्राप्त करना है और बेस्ट अल्टरनेटिव को प्राप्त करना है और इसको प्राप्त करने के लिए जो भी हम लागत लगा रहे हैं उस लागत को क्या कहा जाता है, उस लागत को हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बेस्ट अल्टरनेटिव को प्राप्त करने के लिए जो भी लागत लगाई जाती है उस लागत को क्या कहा जाता है, हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर अवसर लागत के नाम से जानते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करते हैं, हमारे कृषि क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास में एक भूमि है, उस भूमि के अंदर हमने चने की फसल लगा रखी है और एक लगा रखी है हमने गेहूं की फसल लगा रखी है, ठीक है ना। चने की और गेहूं की फसल लगा रखी है। अब हमें पता है गेहूं की फसल जो होती है उसके लिए 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है और चने की जो फसल होती है वो 2 सिंचाई के अंदर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। और हमने गेहूं के अंदर 6 सिंचाई की और 6 सिंचाई करने के बाद में जो भी हमें गेहूं प्राप्त हुआ उस गेहूं को हमने जब बेचा तो हमारा जो भी टोटल खर्चा था उस टोटल खर्चे को निकाल कर हमारे पास में हमें जो शुद्ध लाभ हुआ वो 2000 रुपये का हुआ। शुद्ध लाभ कितने का हुआ, हमको जब हमने गेहूं बेचा था तब हमें शुद्ध लाभ हुआ था 2000 रुपये का। और जब हमने यही क्रिया चने के अंदर अपनाई, चने के अंदर हमने 2 सिंचाई की, 2 सिंचाई के बाद में हमें जो भी चना प्राप्त हुआ उस चने को हमने बेचा और उसके बाद में जो भी हमें शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ वो मान लेते हैं हमको 4000 रुपये प्राप्त हुआ। कितने रुपए प्राप्त हुए, 4000 रुपये प्राप्त हुआ। तो अब इन दोनों में से हमें किसका चयन करना है, जिसमें से हमें अधिक का लाभ प्राप्त हो रहा है। अधिक लाभ जिससे प्राप्त हो रहा है उसी
लाभ को प्राप्त करने के लिए जो भी हम लागत लगाते हैं उसी लागत को क्या कहा जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। तो जो हमारा सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, चने वाला रहेगा। क्या रहेगा, चने वाला रहेगा, क्योंकि चने से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, गेहूं की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इससे हमारे कई सारे फायदे होते हैं। पहला हमें इसमें से क्या, अगर इन्हीं की बात करें तो पहला फायदा क्या हुआ, पहला फायदा हमारे ये हुआ कि गेहूं के अंदर हमने 6 सिंचाई काम में ली थी, तो 6 सिंचाई के लिए जो हमने लागत लगाई थी वो अधिक लागत लगी थी। और तुलना करें हम चने से, तो चने के अंदर हमने केवल 2 सिंचाई लगाई थी, तो हमें 4 सिंचाई का जो भी खर्चा था वो हमारे एक तो बच गया। दूसरा हमें फर्टिलाइजर हमें गेहूं के अंदर ज़्यादा देना पड़ा था और चने के अंदर हमको जो फर्टिलाइजर था वो कम देना पड़ा। और एक चना जो होता है वो स्वतः से ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने लग जाता है, तो एक तरह का हमें दूसरा बेनिफिट ये हो गया। तो वो कॉस्ट भी हमारे बच गई। और साथ ही साथ में जो भी हमने मार्केट भाव के अंदर जो इन दोनों को बेचा था, गेहूँ को और चने को, तो हमें चना अधिक भाव में मिला, तो हमें शुद्ध लाभ चने से 4000 रुपये का हुआ था और शुद्ध लाभ गेहूं के अंदर हमें 2000 रुपये का प्राप्त हुआ था। तो जो हमें शुद्ध लाभ अधिक प्राप्त होता है, या फिर जो हमें मैंने क्या कहा था, बेस्ट अल्टरनेटिव को अगर हमें प्राप्त करना है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो हमारे पास में इन दोनों में से बेस्ट अल्टरनेट कौन है, हमारे पास में गेहूं भी है और चना भी है, ठीक है ना। फायदा तो हमें दोनों से हो रहा है, गेहूं को बेचकर भी हमें 2000 का फायदा हुआ था, चने को बेचकर हमें 4000 का फायदा हुआ था। लेकिन इनमें से जो हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहता है उसका हमें चयन करना है, और उसको प्राप्त करने के लिए जो भी लागत लगाई जाती है उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जानते हैं। ये होता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ध्यान रखिएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए एक शब्द इंपॉर्टेंट आता है, और वो शब्द क्या हो जाएगा हमारे, ये बेस्ट अल्टरनेट। क्या हो जाएगा, बेस्ट अल्टरनेट को प्राप्त करने के लिए जो भी लागत लगाई जाती है उसी लागत को क्या कहा जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर अवसर लागत के नाम से जानता है। इसको हम दूसरे शब्दों में और समझ सकते हैं, इसके नाम के अंदर ही इसकी परिभाषा छुपी है। अवसर लागत का अर्थ क्या होता है, जब कभी भी आपको अवसर मिल जाए उसी के अंदर इन्वेस्ट कीजिए और उससे प्रोडक्शन प्राप्त कीजिए और अधिक से अधिक प्रॉफिट प्राप्त कीजिए, यही क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, ठीक है ना। अब हम दूसरी कॉस्ट की ओर अग्रसर होते हैं, और दूसरी कॉस्ट कौन सी हो जाएगी, हमारे एक्चुअल कॉस्ट। दूसरी कॉस्ट कौन सी हो जाएगी साथियों, हमारे एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, तो एक्चुअल कॉस्ट का शाब्दिक अर्थ तो यहाँ पर होता है वास्तविक लागत। वास्तविक लागत का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर हमारे कि मान लेते हैं हमने कोई भी उत्पादन प्राप्त किया है और उस उत्पादन के लिए जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया था, जो भी हमारे लागत आई थी, उसकी वास्तविक मूल्य कितना है। यानी कि कई बार आपने कहते हुए सुना होगा कि फिक्स बताओ कि हमें कितना यहाँ पर नुकसान हो रहा है और कितना हमें लाभ हो रहा है। तो आपने कई बार सुना होगा हमें 5501 रुपये का नुकसान हो रहा है, या फिर 6000 रुपये का हमको अतिरिक्त लागत आई है। तो वो जो फिक्स जो बताता है ना, उसी लागत को क्या कहा जाता है, एक्चुअल कॉस्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं गेहूं और चने की, यहाँ पर ले लेते हैं गेहूं के उत्पादन के लिए हमें यहाँ पर लगा था खर्चा, मान लेते हैं 5000 रुपये का खर्चा लगा था, और चने का खर्चा जो भी लगा था हमारे लागत आई थी वो मान लेते हैं 3251 रुपये आई थी, 3251 रुपये आई थी। तो चने के केस में जो ये 3251 जो रुपये लागत आ रही है वही क्या हो जाएगी, इसकी एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। यानी कि जो फिक्स लागत आ रही है वही बताना, उसी को क्या कहा जाता है, एक्चुअल कॉस्ट कहा जाता है। तो इसमें किसी भी खर्चे को छुपाया नहीं जाता है, 2-5 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है उसको छुपाया नहीं जाता है। एज इट इज जितना आ रहा है उतना ही बता दिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, एक्चुअल कॉस्ट कहा जाता है। तो चने के केस में एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3251 रुपये एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी, और गन्ने के केस गेहूँ के केस में कितनी हो जाएगी, 5000 एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। ये हमारे प्रमुख रूप से 3 वर्गीकरण यहाँ पर कवर और कंप्लीट होते हैं जो फार्म मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। और इसी के साथ में हमारे जो ये क्लासिफिकेशन होता है, इससे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, ठीक है ना। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो साथियों, अब तक जो हमने ये पढ़ा था, ये हमने देखा था फार्म कॉस्ट का क्लासिफिकेशन। लेकिन ये हमने जो क्लासिफिकेशन देखा है ये किसके आधार पर देखा था, फार्म कॉस्ट के आधार पर। अब हम जो कॉस्ट देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम पर्टिकुलर जो प्रोडक्शन जो हमें हो रहा था उसके आधार पर जो लागत आती है वो भी कई प्रकार की होती है, उसके आधार पर हम अब कॉस्ट को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इन दोनों में डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न आ जाए कि फार्म कॉस्ट का वर्गीकरण कीजिए, तो फार्म कॉस्ट के अंदर आपको ये तीनों चीज़ लिखनी है। लेकिन प्रश्न आ जाए कि फार्म कॉस्ट के अंदर जो उत्पादन प्राप्त हो रहे हैं, उत्पादन के आधार पर लागत कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में विस्तार से लिखिए, तो उनका जो प्रकार होता है वो अलग होता है और वर्गीकरण का प्रकार अलग होता है, ये दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं जो भी हमें फार्म कॉस्ट के अंदर जो भी हम उत्पादन ले रहे थे
उत्पादन के आधार पर लागत, ठीक है ना, उत्पादन के आधार पर क्या हो जाएगी, लागत, ठीक है ना। उत्पादन के आधार पर जो कॉस्ट होती है वो कई प्रकार की होती है। जैसे हम बात करते हैं, मैं यहाँ पर एक एक बार नाम लिख देता हूँ। पहला हो जाएगा इसके अंदर हमारे टीसी, जिसको हम टोटल कॉस्ट के नाम से जानते हैं, ये उत्पादन के अंदर आता है। दूसरी आती है हमारे एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। तीसरी आ जाएगी हमारे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। चौथी आ जाएगी हमारे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। नंबर 5 पर आ जाएगी हमारे मार्जिनल कॉस्ट। और नंबर 6 पर आ जाएगी हमारे जॉइंट कॉस्ट। और नंबर 7 पर हो जाएगी हमारे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और नंबर 8 पर आ जाएगी हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये जितने भी आपके सामने ये नाम लिखे हुए आठ जो आपके सामने नाम लिखे हुए हैं, ये सभी की सभी जो लागत है वो किससे संबंधित है, तो उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। तो प्रश्न आ जाए कि उत्पादन के आधार पर लागत का वर्णन कीजिए। इन आठों के बारे में आपको लिखना है। अगर प्रश्न आ जाए कि फार्म कॉस्ट का वर्गीकरण करना है, तो फिर 3 जो मैंने बताए थे, और भी होते हैं हालांकि, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट थे वो 3 मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम अब अध्ययन करते हैं। तो जो सबसे पहला जो हमारे यहाँ पर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट, सॉरी टोटल कॉस्ट। यहां पर हो जाएगा हमारे टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, जिसको हम कुल लागत के नाम से भी जानते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम टीसी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से साथियों? अब हम चर्चा करते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट की यदि हम बात करें तो इसको हम थ्योरी के रूप में ना लेकर एक हम फॉर्मूले के रूप में पढ़ेंगे, ताकि हमारे कम समय में अधिक कार्य हो जाए, ठीक है ना। तो यदि हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। टोटल कॉस्ट की परिभाषा क्या होती है? टोटल कॉस्ट की परिभाषा होती है जो भी हमारे कुल फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। तो कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग ही क्या कहलाता है? टोटल कॉस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? टोटल कॉस्ट कहलाता है। तो टोटल कॉस्ट की परिभाषा क्या हो जाएगी? कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत को जब हम जोड़ देते हैं, उसके बाद में जो लागत बनती है उस लागत को किस नाम से जानता है? कुल लागत के नाम से जानता है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टीसी का टोटल कॉस्ट का टीएफसी प्लस टीवीसी इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दूसरी जो लागत आती है उसका नाम हो जाएगा टीएफसी। क्या आ जाएगा? टीएफसी, जिसको हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की यदि यहाँ पर हम बात करें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? तो इसकी परिभाषा हो जाएगी हमारे इसकी परिभाषा हो जाएगी हमारे जो हमारे पास में कुल लागत है, ध्यान से सुनिएगा, कुल लागत में से जब हम जो भी हमारे पास में टीवीसी है, जिसको हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहा था, उसको यदि हम घटा दें तो जो बचेगी उस लागत को हम बोलेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से हम जानेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? कुल लागत में से कुल परिवर्तनशील लागत को यदि हम घटा देते हैं, कम कर देते हैं, उसके बाद में जो बची हुई लागत क्या कहलाती है? हमारे कुल स्थिर लागत के नाम से इसको जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 हो जाएगा टीवीसी। टीवीसी को हम किस नाम से जानते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? सेम यही परिभाषा हो जाएगी, बस हमें यहाँ पर टीवीसी की जगह टीएफसी लेकर आना है, ठीक है ना। परिभाषा क्या हो जाएगी? ध्यान से सुनिएगा। कुल लागत में से जब हम कुल या फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हटा देते हैं, उसके बाद में जो लागत बचती है उसको हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो फॉर्मूला भी कंप्लीट, परिभाषा भी कंप्लीट, दोनों कार्य एक साथ हमारे कंप्लीट, ठीक है ना। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर जो हमारे प्रकार आ जाएगा लागत का, वो कौन सा आ जाएगा? तो वो आ जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हम एएफसी के नाम से जानते हैं। परिभाषा हो जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मूले के रूप में परिभाषा हो जाएगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ध्यान से सुनिएगा। जब हम टोटल या फिर कुल स्थिर लागत जो होती है उसके अंदर हम उपज का भाग लगा देते हैं, तो उसके बाद में जो लागत आती है उस लागत को हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। कुल स्थिर लागत में जब हम उपज का भाग लगा देते हैं तो उसके बाद में जो लागत आती है उस लागत को किस नाम से जानते हैं? हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, क्यू क्या हो जाएगा? तो क्यू हो जाएगा यहाँ पर हमारे यील्ड हो जाएगा,
या फिर हमारे इनपुट हो जाएगा, सॉरी आउटपुट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। हो सकता है कई बार आपको क्यू की जगह अगर वाई मिल जाए तो भी उसका भी शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसका भी शाब्दिक होता है यील्ड या फिर आउटपुट, ठीक है, या फिर यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन मत होना, क्यू की जगह अगर वाई आ जाए तो भी हमारा एक ही शब्द अर्थ निकलेगा, ये याद रखिएगा। नंबर 5 की यदि हम बात करें यहाँ पर साथियों, नंबर 5 पर आता है हमारे पास में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम पूरा लिखें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कौन सा हो जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी साथियों यहाँ पर हमारे, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी जो भी हमारे पास में टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी, उसमें यदि हम क्यू का भाग लगा देते हैं, यानी कि उपज का भाग लगा देते हैं, उसके बाद में जो भी उपज आती है उस उपज को हम बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या फिर AVC के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये इसी के साथ में हमारे 5 उत्पादन से संबंधित जो भी लागत होती है वो यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। उम्मीद आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला लागत पढ़ते हैं, जो हो जाएगी हमारे मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी। कौन सी कॉस्ट हो जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट। उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसका आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगली जो हमारे इसके अंदर लागत आ जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट। कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर हमारे नंबर 6 पर हो जाएगी मार्जिनल कॉस्ट। क्या हो जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MC के नाम से जानते हैं, और हिंदी का अंदर हम इसको सीमांत लागत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सीमांत लागत के नाम से जानते हैं। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लीजिए। मार्जिनल कॉस्ट का शाब्दिक अर्थ होता है, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं हमारे पास में ये कोई फार्म है, इस फार्म पर हम पहले 4 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं हमारे पास में एक फार्म है, उस फार्म पर हम 4 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे, और इस 4 यूनिट के प्रोडक्शन को प्राप्त करने के लिए हमारे पास में 4000 रुपये खर्च हो रहे थे। यानी कि जब हमने 4 यूनिट प्राप्त कर रहे थे इस फार्म से, तब हमारे पास में जो लागत आ रही थी कुल, वो कितनी आ रही थी, 4000 रुपये आ रही थी। अब इसी फार्म से हमें एक यूनिट एक्स्ट्रा इसका उत्पादन करना है। यानी कि मान लेते हैं हम ये जो 4 यूनिट ले रहे थे प्रोडक्शन के रूप में, वो ले रहे थे हम गेहूँ वीट का ले रहे थे। अब पहले हम 4 यूनिट उत्पादन ले रहे थे, तो उसमें टोटल खर्चा हमारे 4000 रुपये का आ रहा था। अब हमें इसी फार्म से गेहूं के 1 यूनिट और एक्स्ट्रा लेनी है, और उस एक्स्ट्रा यूनिट को प्राप्त करने के लिए हमें अतिरिक्त जो खर्चा करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, 1000 रुपये का हमें अतिरिक्त खर्चा करना पड़ेगा। 1000 रुपये का हमें अतिरिक्त क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, अतिरिक्त खर्चा करना पड़ेगा। यानी कि हमें एडिशनल कॉस्ट लगानी पड़ेगी, और ये जो अतिरिक्त जो खर्चा होता है इसी कॉस्ट को क्या कहा जाता है, मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। ये याद रखिएगा। इसको अब हम अच्छे से समझ लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी फार्म पर जब हम 4 यूनिट, या फिर हम बात करते हैं किसी भी फार्म पर जब हम अतिरिक्त इकाई उत्पादन की प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस अतिरिक्त इकाई उत्पादन की को प्राप्त करने के लिए जो अतिरिक्त लागत लगती है, उसी लागत को क्या कहा जाता है, मार्जिनल कॉस्ट या फिर सीमांत लागत के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझा दिया, इसको एक बार फिर समझ लीजिए। ये हमारे पास में एक फार्म है, इस फार्म पर हमको 4 यूनिट पहले प्राप्त हो रहा था उत्पादन का गेहूं का, उसके लिए जो लागत लग रही थी वो 4000 रुपये लागत लग रही थी। लेकिन अब इसी फार्म से हमें 1 यूनिट एक्स्ट्रा और लेनी है। इस 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेने के लिए हमें अतिरिक्त 1000 रुपये का और खर्चा करना पड़ेगा। तो ये जो अतिरिक्त जो खर्चा हो रहा है, इसी खर्चे को हम किस नाम से जानते हैं, मार्जिनल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। ये याद रखिएगा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, या फिर इसका सूत्र की यदि हम बात करें तो सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा MC, ठीक है ना। MC का अर्थ होता है मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, जो भी हमारे टोटल प्रोडक्शन पहले कितना था, 4 यूनिट का था, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट में परिवर्तन और
टोटल जो हमारा टोटल सॉरी ये हो जाएगा हमारा टोटल, इसका सूत्र हो जाएगा टोटल हमारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा था जिसको हमने क्यू नाम दिया था, तो टोटल जो उपज थी या प्रोडक्शन था उसमें परिवर्तन अपॉन टोटल लागत में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, हमारे को ही क्या कहा जाता है, उसे हमारे मार्जिनल कॉस्ट के नाम से इसको जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MC बराबर डेल क्यू अपॉन डेल TC इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये मार्जिनल कॉस्ट की यहाँ पर हमारी परिभाषा कंप्लीट होती है। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम हमारा एक और जो लागत बची हुई है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हमारी जो अगली जो लागत आती है उस लागत का यहाँ पर नाम हो जाएगा, नंबर 7 पर हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर जॉइंट कॉस्ट, जिसको हम संयुक्त लागत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, संयुक्त लागत के नाम से जानते हैं। संयुक्त लागत की परिभाषा क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं ये हमारे पास में कोई फार्म है, मान लेते हैं ये हमारे पास में कोई फार्म है, इस फार्म पर हमने क्या किया था, गेहूं का उत्पादन किया था। इस फार्म पर हमने गेहूं का उत्पादन किया था। गेहूं के उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमको मान लेते हैं 4,000 रुपये का खर्चा आया था, ठीक है ना। क्या आया था, 4,000 रुपये का खर्चा आया था, ठीक है। इसी फार्म से हमें गेहूं के साथ में और क्या प्राप्त हुआ था, गेहूं का क्या प्राप्त हुआ था, भूसा प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था, भूसा प्राप्त हुआ था। और भूसा को जब हमने प्राप्त किया था तो हम मान लेते हैं इसको प्राप्त करने के लिए हमें 2,000 रुपये का खर्चा आया था। ध्यान से सुनिएगा, एक फार्म पर जब हमने गेहूं का उत्पादन किया था 4,000 रुपये का खर्चा आया था, जब भूसे का उत्पादन किया तो हमारे पास में 2,000 रुपये का खर्चा आया था। अब जब हम इन दोनों को आपस में खर्चे को जोड़ देते हैं, उसके बाद में जो खर्चा आता है उस खर्चे को हम जॉइंट कॉस्ट के नाम से जानते हैं। उस कॉस्ट को किस नाम से जानते हैं, जॉइंट कॉस्ट के नाम से जानते हैं। ये होता है हमारे जॉइंट कॉस्ट, संयुक्त, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त लागत। संयुक्त लागत का अर्थ क्या होता है, तो जब हमने मेन उत्पाद प्राप्त कर लिया और मेन उत्पाद को प्राप्त करने के साथ साथ में जब हमें कोई बाई प्रोडक्ट उत्पाद प्राप्त होता है, उसके और जो मेन प्रोडक्ट है उन दोनों की लागत जो भी होती है उस लागत को किस नाम से जानते हैं, जॉइंट कॉस्ट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल के माध्यम से मैंने समझा दिया। तो इसी के साथ में हमारे जो उत्पादन से संबंधित जितनी भी लागत थी, इंपॉर्टेंट जितनी भी थी, वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारा आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। एक छोटा सा वो टॉपिक बच गया है इसके अंदर, वो हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद में हमारा ये टॉपिक पूरा का पूरा फार्म कॉस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में लास्ट की यदि हम बात करें तो जो हमारे पास में फार्म कॉस्ट के अंदर 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है ना। उत्पादन से संबंधित या लागत से संबंधित 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा हमारे, यहाँ पर हम बात करें मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है ना। MC का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, तो MC का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट, जिसको हम सीमांत लागत के नाम से जानते हैं। और ये हो जाएगा हमारे मार्जिनल, ये क्या हो जाएगा हमारे मार्जिनल रिटर्न। ये क्या हो जाएगा हमारे मार्जिनल रिटर्न, क्या हो जाएगा हमारे ये मार्जिनल रिटर्न, ठीक है ना। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तब क्या क्या परिवर्तन होता है वो याद रखिएगा। जब ध्यान से सुनिएगा जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जब मार्जिनल कॉस्ट जो हमारे मार्जिनल कॉस्ट थी और मार्जिनल जो हमारा रिटर्न है वो दोनों जब बराबर होते हैं, उस दशा में जो हमारा उत्पादन जो होगा वो कैसा रहता है, इस ऐसी दशा में हमारा जो उत्पादन होगा, इसको चलो ये तो हो गया, यहाँ पर बता देता हूँ मैं। जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है किसके, मार्जिनल रेवेन्यू के, जब हमारा मार्जिनल रिटर्न के, जब मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है मार्जिनल रिटर्न के, तब उस दशा में जो हमारा उत्पादन जो होगा ये हो जाएगा हमारा उत्पादन। उस दशा में जब हमारा उत्पादन होगा वो कैसा रहेगा, स्थिर होगा। कैसा होगा हमारा उत्पादन, स्थिर होगा, ये याद रखिएगा। और भारत के अंदर जो ज़्यादातर जो अप्लाई किया जाता है वो कौन सा होता है भारत के अंदर, वो होता है हमारे मार्जिनल कॉस्ट बराबर क्या होता है, मार्जिनल रिटर्न होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पहली कंडीशन यहाँ पर हमारे कंप्लीट। दूसरी कंडीशन की यदि हम बात करें, जब हमारे मार्जिनल कॉस्ट जो होती है
ध्यान से सुनिएगा, मार्जिनल कॉस्ट अधिक है मार्जिनल रिटर्न से। जब मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होती है मार्जिनल रिटर्न से, उस दशा में हमें क्या होता है, नुकसान होता है, यानी कि हानि होती है। उस दशा में हमें जो उत्पादन प्राप्त होगा वो क्या होता है, कम प्राप्त होता है। और किस कंडीशन में प्राप्त होता है, जब हमारे लागत ज़्यादा है, किससे, जो हमारे उत्पादन जो हमें मिल रहा है, प्रोडक्ट जो मिल रहा है, उससे हमारी लागत अगर ज़्यादा है, उस दशा में हमें क्या प्राप्त होती है, हानि प्राप्त होती है, ये याद रखिएगा। तीसरी कंडीशन क्या होती है, जब मार्जिनल कॉस्ट कम होता है मार्जिनल रेवेन्यू से, यानी कि सॉरी मार्जिनल रिटर्न, यानी कि कहने का साथ ही करती है कि अगर जो हमें उत्पादन प्राप्त हो रहे हैं वो अधिक प्राप्त हो रहे हैं हमारी लागत से, तो उस दशा में हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, हमें उस दशा में हमें जो प्राप्त होगा वो जो भी प्रोडक्ट प्राप्त होगा उससे हमें क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये तीनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नाम दे दिए जाते हैं, जब MC बराबर MR होता है तब क्या होता है, हानि होता है, उत्पादन स्थिर रहता है, या फिर उत्पादन के अंदर हमको लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसी दशा होगी तो जो उत्पादन होगा वो बिल्कुल स्थिर बना रहेगा, जिसके अंदर ना हमें अधिक लाभ होता है और ना ही अधिक हमें हानि होती है, ठीक है ना। जब हमारा जो लागत होती है वो रिटर्न से, उत्पादन से अधिक हो जाती है, तो उस दशा में हमको हानि होगी उत्पादन के अंदर। और जब हमारा जो प्रोडक्ट जो हमें प्राप्त हुआ है उसकी लागत कम है, तो उस दशा में हमें क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है फार्म कोर्स से संबंधित, ठीक है ना। तो ये उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी के साथ में हमारा आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। उम्मीद आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में किसी फार्म मैनेजमेंट से संबंधित, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।